पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। हाँ जी, अच्छी बात। So when we have a pack of playing cards, we have 52 cards. इसमें सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है वही समझनी है, बाकी क्वेश्चंस तो इजी होते हैं। 52 कार्ड्स में we have 2 colors, red color and black color. 2 कलर्स होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स में, so 26 cards of each one. So probability of getting a red card is same as probability of getting a black card. Am I right? So in events को हम क्या बोलेंगे? Equally likely events. Probability of a red card is same as probability of drawing a black card. The cards are not the same in number. कोई इनमें bias नहीं है, कोई आपने कार्ड मिसिंग नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। Everything 52 कार्ड्स का प्रॉपर पैक है हमारे पास। तो जितने ब्लैक कार्ड्स हैं उतने ही रेड कार्ड्स हैं। Probability of drawing a black card is same as probability of drawing a red card. नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। मुझे भी पता है, मुझे और कहाँ तो मैं करवाऊंगी इसको। कल भी ठीक किया था, कल चल पड़ा था, पर आज सुबह नहीं चल रहा है, पता नहीं मतलब आज। हाँ, हमारी क्लास में कहता है जगह अच्छी। टाइमर नहीं लगा हुआ, 18 आवर नहीं है, वो डिग्री है, टेम्परेचर है। अब ये क्या आ गया? तुम ना रहने दो, वो टेम्परेचर है। So we have 2 cards, pack of playing cards में 2 तरह के कलर होते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर। Probability of drawing a red card is same as probability of drawing a black card. We have as many red cards as we have black cards. इतना क्लियर हो गया, राइट? अब रेड कार्ड्स में 52 कार्ड्स में हम फर्दर बोलते हैं that we have 4 suits. क्लियर हो गया, राइट? तो 4 suits में रेड वाले 2 रेड suits and 2 ब्लैक suits. तो यहां से हमारे पास आएगा, रेड कलर में आता है हार्ट्स एंड डायमंड्स, और ब्लैक कलर में आता है क्लब्स एंड स्पेड्स। हाँ, हार्ट्स के 13 कार्ड्स, डायमंड के 13 कार्ड्स, क्लब के 13 कार्ड्स और स्पेड के भी 13 कार्ड्स। ठीक है, 13 कार्ड्स ऑफ ईच कलर। देन फर्दर अगर हम कहते हैं फेस कार्ड्स, सो वी हैव 3 फेस कार्ड्स ऑफ ईच सूट। कौन सा होता है? जैक, जिसे बोलते हैं जे, देन वी हैव क्वीन विच इज क्यू, एंड देन वी हैव किंग विच इज के। ये 3 हमारे पास फर्दर फेस कार्ड्स होते हैं। एस को पहले बहुत साल पहले मानते थे, पर अब नहीं मानते हैं। एस इज योर नॉर्मल कार्ड। फेस कार्ड जब कहा जाता है तो जैक, क्वीन और किंग ही होगा। क्लियर हो गया? अगर फेस कार्ड कहा गया है तो जैक, क्वीन और किंग ही होगा, इसके अलावा और नहीं होता कोई। इन 3 कार्ड्स को आप फेस मानते हो, मतलब कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में 4 सूट्स हो गए। ठीक है, कौन सा? एक तो है हार्ट्स, एक है डायमंड्स, then you have clubs and spades. So total we have 13 cards of each type. ये हमारे रेड कार्ड्स आ गए 26, ये ब्लैक आ गया अगेन 26। हार्ट्स में 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन, किंग, हर एक सूट के अपने फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल यू हैव हाउ मेनी फेस कार्ड्स? 12 फेस कार्ड्स। टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड्स। इतना क्लियर हो गया हमें? 13 कार्ड्स ऑफ ईच एंड देन 20 कार्ड्स ऑफ ईच अदर एंड फेस कार्ड्स। तो हमारे पास बाकी 10 जो हो गए दैट विल बी नॉन फेस कार्ड्स। क्लियर हो गया इतना? चलो बुक निकालो, टेक आउट योर बुक।
पढ़ लो बच्चों, ये टाइम पता क्या होता है, आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं या शुरू हो चुके थे इस टाइम तक, तो ये टाइम होता है कि जहां पर सिर्फ आप एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, और क्लासेस में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। एंड वी कवर, अभी हम सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे होते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप रिविजन करते हो इस टाइम, अगर नॉर्मल क्लासेस होती हैं, एट फाइव थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कर रहे हो ना, तो भी कह रही हूँ बच्चे आ नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा ये लीव ही नहीं आ रहा, इस वजह से एंजॉयमेंट हो रही है। तो हमारे पास लिखा है एग्जाम्पल 4, देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ठीक हुआ है ना वैसे, अब ठीक हुआ है। अब मैं चेक करवा लूंगी, ये हो जाएगा चेक आज ही बात। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, will not be an ace. The card will be an ace. Probability that card is an ace. Ace क्या होता है? A, नंबर 1 जिसको हम शो करते हैं, जिसमें A लिखा होता है। तो कितने कार्ड्स होते हैं इसके? 4 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। हमें एस चाहिए, हमें ये नहीं कहा होगा कि कोई और, है ना? तो एस किसी भी सूट का हो सकता है। कल मैं कहूँ कि छुट्टी तब होगी अगर हम पैक ऑफ प्लेन कार्ड्स में लेके आती हूँ कि अगर एस ड्रॉ करेगा कोई, एक बच्चे को बुलाते हैं कि अगर वो एस ड्रॉ होगा तो बैक छुट्टी हो जाएगी। तो फिर तभी फिर तुम्हारे ना सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं ऐसे, बिल्कुल। तभी मैं ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ। क्या होता है, वी हैड इकोनॉमिक्स में हमारी टीचर थी, ज्योत्सना मैम थे कॉलेज में। शी यूज्ड टू गिव, हमारा ना इंटरवल से पहले, मतलब इंटरवल क्या कहते हैं उसको, रिसेस से पहले, जस्ट रिसेस से पहले हमारी क्लासेस होती थी। तो शी यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स। इकोनॉमिक्स उन्होंने ऐसी पढ़ाई हुई है कि आज तक याद है। शी यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास, और हमें भूख लगी होती थी और सुनते मैम मत बोलो मत बोलो। बच्चा पता क्या है, जब हम पढ़ते हो ना, टिफिन नहीं होता था ना, वी वर हॉस्टलर्स, तो ऑब्वियसली टिफिन नहीं होता था, हमें तो भागकर खाना खाना बच जाता था। और जो डे स्कॉलर्स भी होते हैं तो वो भी टिफिन नहीं लेके आते थे। दैट्स व्हाई दिस इज अ थिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम हर, दैट इफ यू गिव वेरी लाइव एग्जांपल्स, आप अच्छे एग्जांपल्स अगर देते हो तो कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ को चीजें याद रहती हैं, जो सीरियसली सुन रहा है, आपको रिकॉल करना उससे आसान हो जाता है। ठीक हो गया? तो जैसे एस कार्ड का मतलब क्या है कि मुझे एस कार्ड ड्रॉ करना है, उसमें इफ आई हैव अ डील विद यू दैट इफ यू ड्रॉ एन एस कार्ड, मैं आपकी क्लास ऑफ कर दूंगी। ठीक है? आपने ना स्पेड्स का निकाल लिया, तो मैं आपको मना कर सकती हूँ कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी। आपने स्पेड्स का क्यों निकाला? मैंने तो हार्ट्स का कहा था। मेरे साथ आपकी बात हुई है कि नहीं, आप एक एस कार्ड निकालो, आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, है ना? तो आप क्या कहोगे? आपने एस निकाल लिया, आ गया, तो मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ेगी कि नहीं? दैट वाज द डील। तो जब आपको कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड, उसने सूट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कलर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो चारों में से कोई भी आ सकता है। पूरे पैक में वी हैव 4 एस कार्ड्स आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड इज 4 केसेस आउट ऑफ 52। 4 कार्ड्स है फेवरेबल वाले, टोटल कार्ड्स है 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड, एस ना हो उसके अलावा 52 minus 4, हाँ 52 minus 4, कितना अच्छे से आया ना, 52 minus 4 48 by 52। तो इन दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर इक्वली लाइकली तो नहीं है ये, लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। लिखो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये लिखना पता क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट, तो आपको मतलब पता हो द सम ऑफ द टू विल बी 1, या तो ये आएगा या नहीं आएगा, या तो एस होगा या एस नहीं होगा। ऐसा कार्ड जो एस भी हो और ना भी हो, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर हो गया? सो द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्लियर हो गया इतना? एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 हमने कर लिया था, एग्जांपल 6 पता क्या है, स्कूल में अभी फिलहाल नहीं लिखाया या नहीं समझाया या तुमने नहीं सुना होगा, उस पर मैं नहीं करती, बट बुक में लिखी हुई है टर्म और पेपर में आती भी है। ठीक है? सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं आपको दी होती है, स्कूल के एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी आ सकती है। चलो, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? डिफरेंट बर्थडेज प्रोबेबिलिटी है, दो फ्रेंड्स के बर्थडे डिफरेंट हो। How many days are there in a year? Normal उसने कहा है, assume करो, ignoring a leap year, we have 365 days। फिर मुझे आपको प्रोबेबिलिटी करवानी है डेज की,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएगा। अगर आज भी अभी पेपर कर रहे हो, दोगे जाकर, तो ये पेपर में आएगा। यू हैव 365 डेज। आपको सेम डे पे बर्थडे नहीं रखना। मतलब अगर मेरा 1 जनवरी है, राइट, तो मैंने एक डे पिक कर लिया कि मेरा 1 जनवरी को बर्थडे होता है, तो जो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है वो कब हो, 1 जनवरी के अलावा बाकी सब दिन हो। क्लियर हो गया? तो एक डे मैंने पिक कर लिया, उसके पास पिक करने के, उसके पास बोलने के कितने डेज है? 364 डेज। तो इफ दे हैव डिफरेंट बर्थडेज, दैट मींस मैंने एक डे अपना चूज कर लिया, वो 364 में से कोई भी एक डे चूज कर सकती है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट बर्थ। Probability of different birthdays will be 364 by 365. और सेम बर्थडे, अगर मैंने 1 जन ले लिया तो उसने कहा मैं भी 1 जन बॉर्न हूं, है ना, तो क्या होगा? Probability of same birthday will be 1 by 365. 1 by 365. उसमें से एक दिन चुनना है, कौन सा चुनो? कोई भी आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे। तो ये आपने कॉम्बिनेशन लिया है सब उनका इक्वली लाइकली इवेंट्स का, है ना, कि 1 by 365 किसी भी डे का हो सकता है। अगर मैं कहती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बर्थडे इज ऑन द 1st of any month, तो 1 Jan, 1 Feb, 1 March, तो आउट ऑफ 365 डेज आपके कितने फेवरेबल डेज आ गए? 12। समझ में आ गया? दैट देयर बर्थडे इज इन द फर्स्ट डे, इज द 1st of any month। तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे नंबर 1 चाहिए, कि हमने 1 Jan का है, वो 1 Feb बोले या 1 वो बोले, तो आपने कहा कि मेरे पास 12 डेज की ऑप्शन है। अब क्लियर हो गया? तो 12 by 365 आएगा, मैंने डे स्पेसिफाई कर दिया। वहां पे डे स्पेसिफाई नहीं किया था, एनी डे, तो सब में उसमें से किसी का भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1st Jan इज 1 by 365, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2nd Jan, बर्थडे ऑन 2nd Jan 1 by 365। तो ये सब उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने कहा सिर्फ उनका सेम होना चाहिए। ठीक हो गया? तो एनी डे 1 by 365। क्लियर हो गया? और इनको हमने लिया है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर हो गया इतना? दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। और डिफरेंट बर्थडेज एंड सेम बर्थडे, they will be complementary events। डिफरेंट डेज पे बर्थडे हो और सेम डे पे बर्थडे हो, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गया था? चलो नेक्स्ट आ जाओ। बहुत इजी चैप्टर है, इसको फटाफट से खत्म कर लो। हाँ, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत इजी चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस भी अगर डिफिकल्ट वाला भी आता है, लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ डेज इन अ February या हाउ मेनी डेज इन अ नंबर ऑफ मंडेज इन अ नॉर्मल ईयर, इन अ लीप ईयर, अगर वैसा भी क्वेश्चन आता है तो उसके भी फिक्स्ड आंसर्स हैं जो हमें करने हैं। 52 मंडेज है, हाँ वही, उसी का भी पर एक अलग केस होता है हमारा। तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैंने एक बार करवा दिया, पूरे साल में इसको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? एग्जाम्पल 7, there are 40 students in a class whom 25 are girls and 15 are boys. The teacher has to select one student as CR. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts the cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy? The probability that the name is of a girl will be 25 by 40. Probability that the name will be of a boy is 15 by 40. Probability that the name is not a girl. क्या होगा आंसर इसका? समझ में आ गया? तो probability of not a girl and a girl, they are complementary events. Probability that a girl is not selected as the class representative, इनके different meanings है, मतलब different हमारी terminology है, आंसर वही आएगा, बात वही कही है। Probability that the class representative is not a girl is not selected, the name is not of a girl, तो आपका probability of a boy आएगा, and these two are complementary events। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो नेक्स्ट है
Example number 8. A box contains 3 blue, 2 white, 4 red marbles. A marble is drawn at random from the box. What is the probability that it will be white? क्या होगा आंसर? Probability of a white ball 2/9. Probability of a blue ball 3/9. Probability of a red ball 4/9. Probability of a yellow ball 0, क्योंकि इस बैग में हमारी येलो है। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया हमें इतना? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9. ऑब्वियसली 1/3 लिख लो इसको। हाँ जी कर ले। एग्जाम्पल 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. अब ये केस आता है when 2 coins are tossed. लिखो इसके केसेस हम कैसे बनाते हैं, और इसी के साथ मैं आपको करवाऊंगी 3 coins are tossed. जब भी आपने केसेस बनाने हैं सैंपल स्पेस के, मेक श्योर यू गो इन ऑर्डर. आप एक ऑर्डर में चलना, कभी भी ऐसा मत करना कि नहीं जी यहाँ से कुछ उठा लिया, रैंडमली मत मूव किया करो, हमेशा एक ऑर्डर में मूव किया करो. 2 coins are tossed. इसमें केस क्या होता है कि दोनों कॉइन्स डिफरेंट है, एक 5 रुपीज वाला है, एक 1 रुपी वाला है, और आप उनके केसेस नोट कर रहे हो. तो हम कहेंगे हेड, एक में हेड आया है, एक में टेल आया है. तो आप पूछोगे हेड किस में आया है, आपको ये टैबुलेट करना है. आपने लिखा ये 5 रुपी वाले कॉइन का और ये 1 रुपी वाले कॉइन का ना, मैं वो करती हूँ, पूरा टैबुलेट करके लिखती हूँ कि किस पे कौन सा हेड आता है, किस पे क्या आ रहा है. तो मैंने कहा एक हेड आया, एक टेल आया. तो आप मुझसे पूछोगे ना मैम किस पे हेड आया, किस पे टेल आया, देन ओनली आई विल राइट, है ना. तो इसलिए जब भी 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो उनको माना जाता है कि वो डिफरेंट है, सेम कॉइन्स नहीं है कि किसी पे भी हेड आ जाए किसी पे भी टेल आ जाए, ऐसा नहीं है. टेल ऑन फर्स्ट कॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम टेल ऑन द सेकंड कॉइन. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जब आपने कहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पहले वाले कॉइन पर हेड आ सकता है, दूसरे वाले पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो समझ में आए मैंने केसेस कैसे बनाए? हेड 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 टेल. अगर दूसरे पहले वाले कॉइन पे टेल आता है तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो हमारे पास कितने केसेस हो जाते हैं? 4 केसेस. व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस हो जाती है, टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 4. और देखो 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे थे, 2 आउटकम्स थे इनके, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4. क्लियर हो गया? तो कल हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं. 3 कॉइन्स टॉस करेंगे, एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? 2. तो हम क्या करेंगे, कितने आउटकम्स आएंगे? 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8. ये केस होता है, इसे याद कर लो, आपके ना नंबर गलत नहीं होते. कल मैंने अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया है, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? सैंपल स्पेस में फॉर्म कर रही हूँ, तो क्या होगा? 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16 केसेस बनेंगे आपके. तो अगर मैंने कल 50 कॉइन्स को टॉस किया है और डिफरेंट है सारे, मैंने डिफरेंट कलर्स में कुछ 1 2 3 4 मार्क करके कि 1 कॉइन नंबर 1 कॉइन नंबर 2 डिफरेंट स्लॉट्स दिए हुए हैं, है ना. तो अगर मैं 50 कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ तो क्या होगी हमारी सैंपल स्पेस? 2 raised to power 50. ये 2 कहाँ से आया? एक कॉइन के कितने केसेस बनते हैं? एक कॉइन के कितने केसेस बने? 2. उन्हें टॉस किया 50 टाइम्स, तो हमारे पास बन गया 2 raised to power 50. दिस इज माय सैंपल स्पेस. क्लियर हो गया? आपको 3 से ज्यादा कॉइन्स नहीं आने चाहिए. 3 आते हैं तो उनको हम टैबुलेट करके रखेंगे. अब जिसमें मैं कहती हूँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. 8 केसेस कैसे बनते हैं? आपके फर्स्ट कॉइन पे क्या आ सकता है? हेड. ठीक है. सेकंड पे क्या आ सकता है? हेड. थर्ड पे क्या? टेल भी हाँ, थर्ड पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ठीक है. इसको हम कैसे बनाते हैं? अगर आपको इसको पूरा प्रोबेबिलिटी ट्री बनाना है ना, सब केसेस का ट्री होता है. फर्स्ट कॉइन को फिक्स कर लिया हेड, सेकंड कॉइन कुड बी हेड या टेल, थर्ड कॉइन कुड बी हेड या टेल. ऐसे ही यहाँ पर भी आ गया हेड टेल. तो अब देखो मेरे पास क्या केसेस बने? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? जैसे हम फैक्टर ट्री ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी वाला ट्री हो जाता है, केसेस का ट्री हो जाता है. हेड
टेल, हेड। हाँ, वो भी मैंने कहा था वैसे भी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये 4 के केसेस में, 5 के केसेस में बहुत हेल्पफुल रहता है अगर आप इस फैक्टर ट्री को लेकर चलते हो। तो अगर ऐसे अब मुझे टेल का केस बनाना हो तो फर्स्ट पॉइंट पे टेल है और इससे इंश्योर होता है कि आपने कोई भी केस मिस नहीं किया। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे इट वुड बी हेड और टेल, एंड देन फॉर एवरी हेड एंड टेल हेड वी हैव हेड एंड टेल फॉर द हेड एंड टेल। तो आएगा टेल, हेड, हेड, then T H T, then T T S and T T। क्लियर हो गया इतना? ये 8 केसेस लिख लो, रट्टा मारो, जो मर्जी करो इसे। आपको बनाना आता है वैसे बनाओ, जिस तरह से बनाना आता है वैसे बनाओ। टाइम कम लगाना, ये नहीं कि इसको बैठकर 10 मिनट लगा के पहले केसेस कह रहे हो, फिर कौन सा मिस हो गया वो सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ऑर्डर में चलोगे कभी भी कुछ मिस नहीं होगा और एक सीक्वेंस में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब 2 वाला केस हमारे बुक में दिया हुआ है। 2 में लिखा है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इसमें था हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल एंड टेल। What is the probability that she gets at least one head? Probability that she gets at least one head. At least का मतलब क्या होता है? कम से कम इतना। मैं कहती हूँ कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए। घर पे बोलते हैं ना अल्टीमेटली कम से कम 90 तो लेकर आओ, है ना? कहते हैं ना पेरेंट्स, कम से कम 95 तो आने चाहिए। तो वो कम से कम का मतलब है कि अगर आपने 95 लिए तो आप बोलोगे यस ठीक है मैंने आपका टारगेट पूरा कर दिया, है ना? और या फिर आपने 96 लिए, देन आल्सो द पेरेंट्स आर हैप्पी। 97 पे भी सब खुश है, हाँ। लेकिन जब 90 आएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं 95 नहीं आए, है ना? 95 तो नहीं आए। तो एटलीस्ट होता है कम से कम, मिनिमम इतना तो चाहिए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस 1 को इंक्लूड किया जाता है। तो कल आपको कहा ना कि एटलीस्ट 95% स्कोर कर लो, तो इसका मतलब है 95 पर खड़े हो ना बॉर्डर लाइन पर, तब भी कहोगे देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, है ना? कहोगे ना बिल्कुल मैम मम्मा आपने 95 कहा था, मेरे 95 तो आ गए। तो वही चीज होती है एटलीस्ट वाला केस। समझ में आ गया? एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो कम से कम एक हेड कहां पर है? 2 वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। You just think of these cases as आप कोई बेटिंग कर रहे हो, आपके सामने वाले के साथ कोई डील चल रही है जिसमें कहा है कि अगर आप कॉइन में कम से कम एक हेड लेकर आओगे देन यू विन। तो आप सोचो, अब दिमाग चलेगा कि अगर मुझे जीतना है तो हेड कितनी बार आना चाहिए? एक बार भी जा सकता है, 2 बार भी आ। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही होता है इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखो इसमें एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हेड आए या फिर कोई भी हेड ना आए। तो आप मुझे कहोगे मैम इतने क्वेश्चन डालना, इससे मत बढ़ाना। एट मोस्ट 40 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, तो वो 36 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। At most 1 head, that means at the maximum 1 head। at most का मतलब होता है at the maximum, और इस 1 को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें आएगा नो और 1 और 2 एज द केस में भी जितना हमें नंबर दिया हो। तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है या तो 1 हेड आए या कोई हेड ना आए। ठीक है, तो 1 हेड वाला कौन सा केस है? ये वाला। देन ये वाला, और कोई हेड ना आए, both are tails, so again the answer will be 3/2। हाँ जी, एट मोस्ट का मतलब है ये हो या इससे कम हो। ठीक हो गया? चलो ये केसेस इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट इसमें ही गलती होती है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 10। इसमें कहा है दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट सैंपल पेपर्स में है या फिर कहीं और टीचर ने पेपर में डाल दिया तो क्या करोगे? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम the person playing music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes she starts playing। 2 मिनट के अंदर अंदर उसको बंद करना है, within 2 minutes। ठीक है,
अब उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। फर्स्ट हाफ मिनट का है, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करती हूँ। 2 मिनट्स मतलब उसने कितने सेकंड्स में खत्म करना है, 120, और फर्स्ट हाफ का मतलब हाउ मेनी सेकंड्स, 30 सेकंड्स। उसको खत्म करने के लिए या तो वो 1 सेकंड पे खत्म कर दे, या 2 पे, या 3 पे, 31 पे कर सकती है। 31 सेकंड्स पे खत्म किया तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड। उसे कहा गया है कि विद इन 1 मिनट में, विद इन हाफ मिनट में आपने म्यूजिक को बंद करना है। 2 मिनट का टाइम गैप है, तुम पीछे से इसको बोल के आते हो कि नहीं नहीं आधे मिनट में बंद कर देना, ठीक हो गया। तो वो 31 पे नहीं कर सकती, 30 पे कर सकती है बिल्कुल बंद, 29 पे कर सकती है। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं बंद करने के लिए, 120। 1 सेकंड से लेकर 120 तक वो किसी भी टाइम पे बंद कर सकती है, और उसे बंद करना है 1 से लेकर 30 टाइम फ्रेम में, 30 बाय 120। ये मैंने आपको बहुत इजी वर्जन इसका सिखाया है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी होती है। विद इन 1 सेकंड मतलब 1.5 सेकंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पर वो एक अलग केस है, वो आपको प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, आगे जब पढ़ोगे तब आराम से करना, ठीक है। अगर मैथ्स करोगे तो +1 या 11th 12th में हो जाएगी, अगर मैथ्स लोगे उसको साथ। स्टार्ट्स में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आती है, कॉमर्स लेकर भी आप मैथ्स से ऐसे नहीं छूटते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का केस ना, अगर आप कॉमर्स भी लेते हो, योर कॉमर्स इज मोर अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस इज अबाउट पीपल। आपको मार्केट स्टडी करनी होती है, मार्केट में क्या चलेगा, कुछ भी अगर करना है, फाइनेंस रिलेटेड करना है, तो भी आपको प्रोबेबिलिटी सीखनी ही पड़ेगी। आपका स्टॉक मार्केट चलता है पूरी प्रोबेबिलिटी से, इकोनॉमी चलती पूरी प्रोबेबिलिटी से। चलो, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, दिस इज अ केस ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें लिखा होता है कि दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल वाला इंपॉर्टेंट इन द सेंस सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं दिख जाता है, कभी कोई आपको इसमें वो दिख जाता है कि केस स्टडी बन के आ जाती है, स्कूल में भी आ सकती है। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर, चल कर लेना, a missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region। एक हेलीकॉप्टर मिसिंग है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में उसने कहा है कि वो शायद क्रैश हुआ है। What is the probability that it crashed inside the lake as shown in the figure? up, इधर up, कहा गया कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन है, यहाँ पर उसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, लेंथ इज 9 किलोमीटर एंड ब्रेड्थ इज 4.5 किलोमीटर। और जो लेक वाला एरिया है उसमें चांसेस है कि यहाँ पे क्रैश किया होगा, तो उसमें आपको डायमेंशंस देखने कितनी दी हुई है, दिस इज 6 किलोमीटर एंड दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज योर लेक। So what is the probability that the helicopter crashed inside the lake as shown in the figure? तो लेक की डायमेंशंस क्या होंगी, अगर टोटल 9 है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो व्हाट इज दिस लेंथ, 3 किलोमीटर, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, 2.5 किलोमीटर। जो हेलीकॉप्टर है वो किसी भी इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी आ सकता है ना, तो उसके पास कितना एरिया गिरने के लिए, छुपने के लिए उसके पास कितना एरिया है, 9 into 4.5। मैं एरिया की बात कर रही हूँ, तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और उसको कहाँ पे होना चाहिए, इस लेक में। हमारा फेवरेबल केस क्या है, लेक में होना चाहिए। तो लेक भी क्या है, एक डायमेंशन है उसकी, लेक की फिगर क्या है, शेप क्या है, रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 3 into 2.5। इसको सॉल्व कर लो, 5 by 9, 5 by 27। मुझे क्या पता, इसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने चांसेस है लेक में गिरने, तो वो है 5 by 27। चल बस करो, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एग्जांपल 12 जैसे। A cartoon consists of
A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will accept only shirts in which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. तो दो traders हैं आपके पास, Jimmy and Sujata. तो ये वाला minor defects वाला भी reject कर देता है, ठीक है, और ये सिर्फ major defects वाला ही reject करता है. 100 में से 88 में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, 8 में माइनर डिफेक्ट्स हैं और बाकी 4 में मेजर डिफेक्ट्स. क्लियर हो गया? तो अगर मैंने इसको कार्टन को ही दे दिया किसी भी एक ट्रेडर को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी? जिमी कब एक्सेप्ट करेगा? जब शर्ट्स में डिफेक्ट नहीं होगा, जब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, विच व्हेन द शर्ट्स आर गुड. तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके फेवरेबल केसेस क्या है? 88 आउट ऑफ 100. ठीक हो गया? अब नेक्स्ट है, सुजाता विल रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट्स. तो वो कितने शर्ट्स रिजेक्ट कर सकती है? 4. और कितनी लेगी वो? 96/100. प्रोबेबिलिटी दैट सुजाता एक्सेप्ट्स अ कार्टन एंड प्रोबेबिलिटी दैट जिमी एक्सेप्ट्स द. क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट. एग्जाम्पल 13. चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी केसेस लिख लो. एग्जाम्पल 13, इट सेज 2 डाइस आर थ्रोन. अगर आपको पॉइंट वाला केस समझ में आ गया, 2 डाइस का भी केस समझ में आना चाहिए. हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर? वेरी गुड. हमने क्या किया था? 2 स्क्वायर 2 क्यूब. एक डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं? 6. तो अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? 6 into 6 which is 36. अगर 3 डाइस थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? 6 into 6 into 6 which is 6 cube 216. समझ में आ गया हमें? जब भी नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं सेम चीज पे, तो आप एक को लेकर उसकी पावर्स आगे ले लेते हैं. 6 स्क्वायर 6 क्यूब 6 raised to power 4 6 raised to power 5 so on. कितना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको 2 का केस ही आएगा, 3 का केस बहुत कम है, बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत कम है. आई विल नॉट नेगेट इट, क्यों आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड्स में तो, पर अगर हम कहें तो 3 नहीं आएगा. इस 2 के केसेस को ही हम कैसे फॉर्म करते हैं और इस 2 को ही फर्दर आप 3 में कैसे लेके आते हैं. अगर आपने 1 डाइस कहा है तो उसमें कुछ भी आ सकता है. क्लियर हो गया? तो क्या होगा, मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट डाइस पे नंबर 1 को फिक्स कर लिया, दूसरे डाइस पे क्या आ गया? 2 3 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो गए. अगर मान लो फर्स्ट डाइस पे नंबर 2 आता है तो दूसरे पे क्या आ सकता है? 2 3 4 5 6. तो ये हमारे कितने आउटकम्स हो गए? 12. फिर ऐसे ही नेक्स्ट कुड बी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट हमारा केस क्या होगा? 4 1 4 2 4 3 4 5 एंड 4 6. लिख लो क्योंकि बार बार लिखोगे, एक बार लिखा होगा पेपर में लिखने मत बैठ जाना, ये सिर्फ अभी के लिए है. वरना बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा लिखते हैं केसेस, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना दिया क्या होगा. सो दीज आर द टोटल 36 केसेस. अगर आपको 3 डाइस लेके जाना है तो आप क्या करोगे? 1 1 सारे 1, इसी के 6 केसेस हो जाएंगे, इसके 6 केसेस हो जाएंगे. पहले सारे 1 लिखे, फिर सारे 2 लिखे, फिर सारे 3 लिखे, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और 6 तक. क्लियर हो गया? अगर मुझे 216 केसेस बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी? एक आएगा 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1. इससे कोई केस मिस नहीं होगा. फिर हम लिखेंगे 1 1 2 1 2 2 1 3 2 एंड सो ऑन. क्लियर हो गया? तो पहले मैं 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ऐसे सारे केसेस बनाऊंगी. क्लियर हो गया इतना? दिखते नहीं है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाऊंगी. ये 216 केसेस बनेंगे, बनाकर देख लेना बनाए हुए. राइट?
ये सिर्फ आपको पैटर्न समझा रही हूँ, हाउ वी फॉर्म केसेस। अगर आगे कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो 6 डाइस तक का केस आता है कि 6 डाई को आपने थ्रो किया है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेटिंग 4 हेड्स एंड 2 टेल्स, 4 वंस एंड 2 नॉन वंस, 4 टाइम्स 1 आई और 2 टाइम्स 2 आई। तो आप कितने केसेस बनाते हो जब आपको ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया होता, तो उसमें ये चीज हेल्प करती है आगे जाकर कभी पढ़ोगे तो। या फिर आपको 3 तक का केस किसी पेपर में दिखता है, सैम्पल पेपर में या स्कूल के पेपर में, आपको पता है आपको कैसे फॉर्म करना है। इतना क्लियर हो गया हमें? नेक्स्ट उसने कहा है 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. लिख दिए है ना? अगर पेपर में आएगा तो ऐसे लिखना है। उसके बाद हाँ जी, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे उसके लिखने के। इसको लिखने के क्या है तुम्हें सौरभ? और क्या चाहिए बताओ? क्या पता क्या है, अगर पेपर आता हो और करना हो तो फिर टाइम है, अगर नहीं आता हो और टाइम ऐसे ही वेस्ट करो एक क्वेश्चन पे लगाते रहो तो टाइम नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? और पेपर अगर बना है तो आपको टाइम के हिसाब से ही बना कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के दे दिया कि जाओ कर लो। पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, पूरा टेस्ट होता है वो पेपर में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स, अब उसने कहा है सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। सम हमें कितना चाहिए? 8। 8 सम कैसे आता है? देखो 1 के साथ सम आ सकता है 8 का। 1 के अगर एक डाइस पे नंबर 1 है, सम 8 करने के लिए दूसरे डाइस पे हमें कम से कम क्या चाहिए? 7। क्या 7 आता है डाइस में? नहीं, हमारा नॉर्मल डाइस है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर 2 लिया तो कौन सा केस होगा? 6। और इसी के साथ क्या आ जाएगा? 6 2। क्लियर हो गया? अगर हमने 3 लिया, मैंने कहा था हमेशा ऑर्डर में चलो वरना क्या होगा, रैंडमली सोच करोगे क्या रह गया। अगर मैंने 3 लिया तो 3 के साथ में क्या लूंगी? 5 और साथ में क्या आएगा? 5 3। अब नेक्स्ट अगर मैंने 4 लिया तो 4 4 और 4 4 पलटी नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा एक ही केस है 4 4। तो सम इज 8। हाउ मेनी केसेस आर देयर आउट ऑफ 8? हाउ मेनी केसेस आर देयर? 5 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ probability that the sum is 8 is 5 by 36. Probability of getting a sum of 8 is 5 by 36. इतना क्लियर हो गया? अब है सेकंड पार्ट 13। टोटल केसेस 36 है। पूरे 36 में से तुमने ये 5 किए, इसको सर्कल कर लो। ये लो, तुम कहोगे एक सम आए, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर सम आ गया, एक यहाँ आ गया, ये लो एक ये सम आ गया और एक ये। कितने मैंने सर्कल्स किए? हमारे फेवरेबल 5 हो गए। Probability that the sum of numbers appearing on the top of dice is 13. Probability of a sum 13 क्या होगा? 0, because maximum sum कितना आता है? 12. Less than or equal to 12. Sum should be less than equal to 12. तो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब 36 में से कोई भी 36, आंसर इज 1। क्योंकि 2 नंबर्स आएंगे, 2 नंबर्स को ऐड करके कोई तो सम बनेगा और उस कोई में से कुछ भी आप लिख लो, कोई भी आ जाए वो आपका फेवरेबल ही है। इतना क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करो। नहीं 3 रहने दो, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो। फर्स्ट 3 ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, कल आराम से करवाऊंगी। फोर्थ से कुछ वर्किंग नंबर्स में आ जाएगी तो आप कर सकते हो अभी 10 मिनट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 और कल मुझे करवाना है आपको कैलेंडर वाले केसेस। लिख लो, कल मैं जो करवाऊंगी इंपॉर्टेंट है, अटेंड कर लेना। कैलेंडर वाला केस करवाना है आपके। इस पेपर में चाहे ना आए लेकिन सितंबर में फाइनल्स में पेपर आता ही आता है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन, हर तरह वाले क्वेश्चन जितने भी है वो कवर करवा दूंगी। So you have a back a probability of an event is question number 4. Which of the following cannot be the probability of any event? नेगेटिव आ गया, आंसर क्या लिखोगे? बी पार्ट। अच्छा, एक लिखा हुआ है 15%, तो मैंने तो ये भी कहा था प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 15 क्यों आई है? 15 by 100। शुक्र, वेरी गुड। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अच्छी बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05।
What is probability of not E? क्या लिखोगे? 0.95. 1 minus probability of an event, और इन events को हम क्या बोलते हैं? Complementary events. चलो, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. Probability that she takes out an orange flavored. Then probability that a lemon flavored candy, 1. It is given that in a group of 3 students, two of them not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? 0.08. 3 में से 2 के सेम बर्थडे नहीं है, 0.992. 2 के सेम है, 0.0008. Next, question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Probability that the ball drawn is red, 3/8. Probability of not red क्या हो जाएगा? 5/8. So probability of not red is same as probability of drawing a black ball. Clear हो गया इतना? Question number 9. 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. Probability that the marble taken out will be red, 5/17. White, 8/17. Probability of not green क्या हो जाएगा? 13/17. ग्रीन नहीं चाहिए, बाकी 2 में से कोई भी हो सकता. ठीक है. अब अगर मैं कहती probability of drawing a red or green, क्या होगा आंसर? 5 + 4 9. 9/17. क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसा ही एक लिखो. कार्ड्स का केस में करती हूँ. पैक ऑफ 52 कार्ड्स. एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल है. यू हैव अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स लिखो. अब अगर ये चीज कर रहे हो ना, अब पढ़ लो आगे. पैक ऑफ, यू हैव अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 1 card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a red color queen? 2/52. समझ में आ गया? Probability is probability of drawing a red card or a king. अब a red card or a king. अब देखो क्या होता है इस केस में. जो मैंने आपको पहले बॉल वाला केस करवाया था ना, कि आइदर रेड और व्हाइट, है ना, तो आपने कहा या तो रेड आएगी या व्हाइट. क्या कुछ ओवरलैपिंग केस है इसमें कि एक ऐसी बॉल जो रेड भी हो व्हाइट भी हो? होती है ऐसी बॉल? लिखी हुई है हमने? नहीं. या तो रेड है या व्हाइट है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं थी. लेकिन यहाँ पर केस में क्या है? ओवरलैपिंग है कि एक कार्ड रेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है. तो आपको डबल काउंटिंग नहीं करनी. जब आपने 30 बोला ना, तो उसमें आपने डबल काउंटिंग किया है. रेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 26. किंग कितने होते हैं? 4, जिसमें से 2 रेड है. 2 रेड आप इसमें काउंट कर चुके हो कि नहीं? है ना? क्लियर हो गया? तो आपके यहाँ पर किंग एक्स्ट्रा कितने हैं हमारे पास? 2 और. तो हम कहेंगे 26 + 2 28/52. ये तो समझने की बात है. अब इसको हम थ्योरेटिकली लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग. लिख लो इस चीज को, इस स्टेटमेंट को. ये होता है व्हेन द गिवन इवेंट, हमारा जो केस है, जो हमारा इवेंट है, उसमें ओवरलैपिंग होती है. देन वी नीड टू अवॉइड डबल काउंटिंग. हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी. आपका आंसर कर दो. क्लियर हो गया? 26 कार्ड पे आपने किंग को सिलेक्ट कर ही लिया है, पहले चूज कर लिया, काउंट कर लिया है. इट्स सेम एज सेइंग मैंने आपको पैक ऑफ 52 कार्ड दिया, आपने सारे रेड कार्ड्स अलग कर दिए. अब मैं कहती हूँ किंग भी अलग कर दो, तो आपने ऑलरेडी 2 निकाल लिए हैं, है ना. आपको ब्लैक वाले 2 किंग और निकाल के साइड पे रखने हैं. दिस इज व्हाट इट मींस. तो आपके पास इन हैंड 28 कार्ड्स होंगे, बाकी वाले कार्ड्स अलग रखे होंगे. क्लियर हो गया? तो
तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। जिसे हम इस तरह से, अगर हम, ये थ्योरेटिकल वे है लिखने का, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है। थ्योरेटिकल वे में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड आप लिखोगे 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। दिस इज योर थ्योरेटिकल वे ऑफ राइटिंग। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तब भी सही है। क्लियर हो गया? ओवरलैपिंग हमेशा जब भी और लिखा हो ना, और का मतलब है आपको या ये या वो, तो कुछ केसेस कॉमन हो सकते हैं जिसे माइनस करना है। एंड का मतलब है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। क्लियर हो गया? So if I say probability of drawing a red card and an ace, probability of red and ace, कितने एस होते हैं? दोनों चाहिए, 4 एस होते हैं। उसमें से कितने रेड है कितने ब्लैक है? तो इसमें आंसर क्या होगा? 2/52। probability of drawing a red and ace, रेड हो एस हो, एंड लिखा हुआ है और, यार बच्चे यहाँ पे माइनस किया है, उसमें कितने लिखे हैं? देख, सो रहे हो तभी कह रही हो। हाँ देख लो, ऐसे नहीं, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तुम्हें, अभी मैं नहीं सोई। हाँ समझ में आ गया। एंड के केस का मतलब होता है वी टेक बोथ द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। टेस्ट भी होगा, पढ़कर भी आओगे तो मार्क्स भी आएंगे, वो चीज है। हाँ 50-50 नहीं है ना कि ये हो वो और का केस है, या तो ये हो या वो। ठीक है, दैट इज और। तो हम कहते हैं दोनों चीजें होनी चाहिए। एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 विल कम, एंड तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आइदर ऑफ द टू। क्लियर हो गया इतना? तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 2/52। क्लियर हो गया? और कभी कभी ओवरलैपिंग नहीं होती, अब हर बार थोड़ी ना। इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग एंड एस, एक ऐसा कार्ड जो किंग भी और एस नहीं होता ना, तो क्या लिखेंगे? 0/50। ओवरलैपिंग है ही नहीं तो कहाँ से लेकर आएंगे आंसर? कौन सा कार्ड है ऐसा? इसकी कोई स्पेशल दाश है इसके पास, है ना? कहते ना माय कार्ड्स माय रूल्स। हाँ वही तो कह रही हूँ, माय कार्ड्स माय रूल्स। चलो नेक्स्ट, बस बोलना है। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा फ्रेंड है, पता लग रहा है मुझे। शुक्र है मैंने नहीं बोला कुछ, है ना? तो मुझे भी पलट के जवाब देते। हाँ आपको नहीं। Question number 10. A piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 rupee 1 coins, and 20 rupee 2 coins, and 10 rupee 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin? टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 100, 150, 170, 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180। उसमें से हमें चाहिए कौन सा? 50 पैसे वाला। तो 50 पैसे के कितने नंबर है? 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100/180। समझ में आ गया? Then the probability will not be a 5, not a rupee 5 coin, not a rupee 5 coin. Very. जाओ। हाँ जी।